दुनिया भर में बीनाई जाने के यानी ब्लाइंडनेस के 50% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैटरेक्ट यानी मोतिया। हमारी आंखों में अल्लाह ताला की तरफ से एक लेंस दिया गया है। ये लेंस हमारी आंखों में पड़ने वाली रोशनी को रेटिना पे फोकस करता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होता है। मगर मोतिया की बीमारी में इस लेंस में मौजूद प्रोटीन्स ऑल्टर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हो जाती है और लेंस पे कुछ ओपेक पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। ये ओपेक पैचेस या क्लाउडीनेस यूजुअली बाहर से देखने में व्हाइट डिस्कलरेशन की अपीयर होते हैं और जैसे ये पैचेस पड़ते चले जाते हैं वैसे ही विजुअल लॉस इंक्रीज होता जाता है टिल कंप्लीट ब्लाइंडनेस। मोतिया की बीमारी ओल्ड एज पीपल में यानी बूढ़े लोगों में देखी जाती है, क्योंकि मोतिया कॉज करने का सबसे बड़ा रीजन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है यानी फ्री रेडिकल रिलेटेड डैमेज। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है ये डैमेज वक्त के साथ और इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे लेंस के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कि उनकी ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाती है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने में ये एम्पलीफाई करने में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और अल्ट्रावायलेट लाइट की सबसे बड़ी सोर्स सनलाइट है यानी सूरज की रोशनी। पुराने जमाने में आप किसी भी सिविलाइजेशन को देखें तो वो अपने सर को ढांपने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जैसे वेस्टर्न कम्युनिटी के लोग फ्लॉपी हेड्स का इस्तेमाल करते थे और ईस्टर्न कम्युनिटी के लोग पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड में स्कार्फ्स का इस्तेमाल किया करते थे। ये फ्लॉपी हेड्स हो या स्कार्फ्स हो, ये इस तरीके से प्लेस होते थे कि ये ना सिर्फ सनलाइट से हमारे सर को प्रोटेक्ट कर सके बल्कि हमारी आईज और हमारे फेस को भी शेड प्रोवाइड कर सके। मगर अब यूजुअली सर को ढांपने का रिवाज कम से कम हो चुका है। इसी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाला डैमेज भी इंक्रीज हो गया है और मोतिया के केसेस भी बढ़ गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करने में है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज। हमारे खून में ग्लूकोज का हाई लेवल सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि 3 डिफरेंट मैकेनिज्म से हमारे लेंस को मुतासर कर सकता है, डैमेज कर सकता है और मोतिया के रिस्क को बढ़ा सकता है। जो पहला मैकेनिज्म है वो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ही है, क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो भी हमारे लेंस को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितना ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उतने ज़्यादा हमारी आंखों में ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज अल्कोहल में, जिसमें से काफ़ी कॉमन कंपाउंड सॉर्बिटॉल है। जैसे ही इन अल्कोहल का लेवल इंक्रीज होता है ये मज़ीद वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमारी आई में, हमारे लेंस में स्वेलिंग हो जाती है। इसी वजह से अक्सर मोतिया के पेशेंट ग्लॉकोमा या ऑक्यूलर हाइपरटेंशन की शिकायत के साथ भी रिपोर्ट करता है। और तीसरा तरीका कि जिससे हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज हमारे लेंस को डैमेज करता है वो है डायरेक्ट डैमेज, जिसका नाम है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज डायरेक्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और इस प्रोटीन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाती है। तो अगर हम कैटरेक्ट से बचाव की बात करें, प्रिकॉशन की बात करें, तो बहुत ही सिंपल है कि आप अपनी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जितना बच सकते हैं उतना बचें। जिसका आसान तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को कंज्यूम करना, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई जैसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना। दूसरा तरीका है धूप से कम एक्सपोजर होना यानी ज़्यादा से ज़्यादा बचना, चाहे आप कैप्स को वेयर करें या सन ग्लासेस को वेयर करें या धूप में ज़्यादा निकलने को ही अवॉइड करें। और बचाव का तीसरा तरीका है अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखना, डायबिटीज से बचे रहना। लेकिन अगर एक दफा आपको कैटरेक्ट की यानी मोतिया की बीमारी हो गई है तो फिर इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मोतिया का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है, जिसमें हम डैमेज लेंस को रिप्लेस कर देते हैं एक आर्टिफिशियल ट्रांसपेरेंट लेंस। वैसे तो ये एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर है और काफी सक्सेसफुल भी है, लेकिन इसकी कुछ लेट कॉम्प्लिकेशन जैसे कि लेंस के पीछे वाला कैप्सूल यानी कि पोस्टीरियर कैप्सूल डिसलोकेट होने की शिकायत काफी केसेस में रिपोर्ट हुई है। और वैसे भी अक्सर ही लोग सर्जरी कराने से घबराते हैं, इसीलिए कुछ अर्सा पहले कुछ फार्मा कंपनीज ने मोतिया का ट्रीटमेंट करने के लिए आई ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवाए। अब ये आई ड्रॉप्स जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, इसी वजह से ज्यादातर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इन आई ड्रॉप्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते और अभी भी सर्जरी ही मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है कैटरेक्ट का। क्योंकि काफी लोग सर्जरी से घबराते हैं, इसलिए काफी लोगों ने
इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जो कि एन एसिटाइल कार्नोसिन के नाम से आते हैं। ये एन एसिटाइल कार्नोसिन 1% सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है और ये केमिकल एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी ग्लाइकेशन प्रॉपर्टीज भी रखता है। इसी वजह से ये हमारे लेंस में होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो वो लोग जिनमें मोतिया का पैच अभी स्मॉल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं हुई है, उन लोगों में ये ड्रॉप्स करामत हो सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने इन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया है उनमें से तकरीबन 50% इससे मुतमईन है और 50% इन ड्रॉप्स को बिल्कुल भी फायदेमंद करार नहीं देते। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक इन ड्रॉप्स के कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं। कुछ केसेस में कुछ यूजर्स ने माइनर साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट किया है जैसे कि आई एक या हेडेक। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन के बगैर और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल कभी नहीं करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी ड्रग FDA अप्रूव्ड है, सेफ है या नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।